ये कहानी है ऐसे आदमी की जो दिखने में किसी छिपकली यानी लिजर्ड जैसा दिखता है। उसके पास किसी को भी छूकर उसकी बची हुई जिंदगी खुद में ट्रांसफर करने की शक्तियां हैं और जिससे भी उसने ये एनर्जी सोखी है उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। इस आदमी का सिर्फ एक मकसद है, इस पूरे यूनिवर्स में तबाही मचाना। लेकिन फिलहाल वो अपने ही प्लेनेट पर फंसा हुआ है क्योंकि उसे ऐसा हथियार चाहिए जिससे वो इस पूरे यूनिवर्स को बर्बाद कर सके। अब वो ऐसा कैसे करता है, जानने के लिए देखते रहिए। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो पिछले 5 सालों से स्पेस में ट्रैवल कर रहा था। ये स्पेसशिप बहुत मजबूत था और किसी भी तरह के खतरे से खुद को बचा सकता था। इसके अंदर बहुत सारे लोगों का क्रू था जिनका काम था इस यूनिवर्स में अलग अलग एलियंस को ढूंढना और उनके साथ शांति बनाए रखना। ये ऑर्गेनाइजेशन कई 100 सालों से यही काम कर रही थी। लेकिन फिलहाल इस समय स्टारशिप के कैप्टन थे जेम्स किर्क, उनके लेफ्टिनेंट का नाम था स्पॉक्स, उसका चीफ मेडिकल ऑफिसर था मैकॉय और वहाँ के टेक्निकल ऑफिसर का नाम था स्कॉटी। हमेशा की तरह जेम्स कुछ एलियंस को शांति का पैगाम देने गया था, लेकिन उन एलियंस को जेम्स की बात समझ नहीं आती और वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अच्छी बात ये थी कि जेम्स समय रहते वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, नहीं तो वो कपड़ों के साथ साथ उसे भी फाड़ देते। उनका सफर पूरे 5 साल का था जिसमें से 3 साल ऑलरेडी बीत चुके थे। जेम्स इस सफर पर जोश जोश में निकल तो गया था, लेकिन स्पेस इतना बड़ा था कि वो कहां तक उनकी चीजों को ढूंढता रहता। 2 दिन बाद उसका जन्मदिन था जिसे वो बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं करता था क्योंकि उसी दिन उसके पिता की मौत हुई थी। वो सभी एक लंबी छुट्टी के लिए यॉर्कटाउन नाम के स्पेस स्टेशन में आते हैं। ये अंतरिक्ष में एक बड़े कांच के गोले जैसा था, लेकिन ये छोटा सा प्लेनेट इतना एडवांस था कि इसके अंदर ऑक्सीजन से लेकर पब्लिक ट्रैवल तक की सुविधाएं मौजूद थीं। उन्हें यहाँ आए हुए कुछ दिन ही हुए थे कि तभी यॉर्कटाउन के सर्विलेंस क्रू को एक अनजान शिप उनकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। वो उसे वापस जाने की वार्निंग देते हैं, लेकिन उसके अंदर एक एलियन लड़की थी जो बहुत घबराई हुई थी। वो उसे अंदर आने की परमिशन दे देते हैं। इस लड़की का नाम क्लारा था। वो उन्हें बताती है कि उसके लोग एक नेब्यूला में फंस गए हैं और उन्हें बचाने के लिए उसके पास ऐसी कोई स्पेसशिप नहीं है जो वहां तक पहुंच सके। नेब्यूला दरअसल स्पेस में एक तरह का डस्ट और पत्थरों से बना हुआ और लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ एरिया होता है जिसके अंदर जा पाना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन उनकी स्टारशिप ये काम बड़ी आसानी से कर सकती थी। जेम्स समझता था कि एक कैप्टन के लिए उसके लोगों की जान के क्या मायने होते हैं, इसीलिए वो क्लारा की मदद करने को तैयार था। वो नेब्यूला के अंदर जाते हैं और जैसा मैंने आपको बताया था वो उसे बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं। वहाँ उन्हें एक प्लेनेट मिलता है जो दिखने में बिल्कुल अर्थ जैसा था। सिर्फ दिखने में ही नहीं, वो पूरा अर्थ ही था। वो जब अपने आसपास के एरिया को स्कैन करते हैं तो उन्हें कोई भी स्पेसशिप नजर नहीं आता, पर ये सब एक चाल थी उन्हें वहां तक लाने की। बहुत सारे छोटे छोटे स्पेसशिप उनके ऊपर किसी मधुमक्खियों के झुंड की तरह हमला कर देते हैं। जेम्स उन्हें वार्निंग देता है, लेकिन कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। और फिर हम यहाँ क्राल को देखते हैं जो उनका लीडर था। वो उनके शिप के अंदर घुसकर जेम्स के क्रू मेंबर्स को मारने लगते हैं। मैकॉय देखता है कि उनके शरीर एकदम बूढ़े होकर सड़ने लगे थे क्योंकि क्राल उनके अंदर से उनकी लाइफ को सोख रहा था। जेम्स कहता है कि स्टारशिप को वापस ले चलो, लेकिन उन्होंने स्टारशिप के दोनों प्रोपेलर तोड़ दिए थे। वापस जाना तो छोड़ो, अब उसे आगे खिसकाना भी नामुमकिन था। जेम्स मेन इंजन को शूट करने को कहता है, लेकिन वो लोग उसके इंजन को ही स्टारशिप से अलग कर देते हैं जिसकी वजह से उनका शिप उस प्लेनेट पर क्रैश करने लगता है। क्राल ने जेम्स के क्रू को बंदी बना लिया था और बचे हुए लोग इमरजेंसी शिप में बैठकर वहां से बच निकलते हैं। जेम्स स्टारशिप को अपने सामने बर्बाद होते हुए देखता है और उसे देखकर रोने लगता है। दूसरी ओर उसके लोग उस प्लेनेट पर लैंड करते हैं। स्कॉटी तो ऐसी जगह लैंड करता है कि अगर वहां से गिरता तो बहुत दर्दनाक मौत मारा जाता। मैकॉय और स्पॉक्स भी सेफली लैंड कर गए थे, लेकिन स्पॉक्स की बॉडी में एक बड़ा लोहे का टुकड़ा घुस गया था। अब क्योंकि मैकॉय एक मेडिकल ऑफिसर था, इसीलिए वो स्पॉक्स की जान बचा लेता है। लेफ्टिनेंट यूहुरा को क्राल ने बंदी बना लिया था और वो उनके कैप्टन का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसके पास एक ऐसा आर्टिफैक्ट था जिससे वो अपना बायो वेपन तैयार करेगा। दूसरी ओर जेम्स क्लारा के ऊपर गन तान लेता है क्योंकि उसे लगता था कि ये सब उसकी चाल थी और उसी की वजह से आज उसके इतने सारे लोगों की जान खतरे में है। लेकिन क्लारा उसे कहती है कि उसके लोगों की जान खतरे में थी। जेम्स उसकी मजबूरी समझ गया था और वो उसे माफ कर देता है, लेकिन उन्हें फिर भी उस टूटे हुए शिप में जाना था ताकि वो बचे हुए लोगों से बात कर पाएं। वो तीनों अलग हो जाते हैं। जेम्स क्लारा से कहता है कि क्राल जिस चीज के पीछे पड़ा है मैंने उसे इसी स्पेसशिप में छिपा दिया था, और इतना बताते ही क्लारा उसके ऊपर हमला कर देती है क्योंकि उसकी सारी बातें बस एक झूठ थी और वो क्राल के लिए ही काम करती है। लेकिन यहाँ जेम्स उससे एक कदम आगे था
क्योंकि वहाँ कोई आर्टिफैक्ट था ही नहीं। ये सब बस उससे सच निकलवाने की चाल थी। वो उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी कराल के लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो दोनों उल्टे पड़े हुए शिप में जान बचाकर भाग रहे थे। जेम्स पवेल को शिप स्टार्ट करने को कहता है और शिप स्टार्ट होते ही पलटना शुरू कर देती है और सभी उसके ऊपर से स्लाइड करते हुए नीचे की ओर आ रहे थे। बस दिक्कत ये थी कि जेम्स और पवेल थोड़ा जल्दी नीचे पहुंच गए थे और क्लारा उसी शिप के नीचे दबकर मर जाती है। दूसरी ओर स्कॉटी, जो अपने लोगों को ढूंढ रहा था, उसे कराल के लोग घेर लेते हैं। पर तभी वहां पर एक लड़की आती है। उसका नाम जेला था और वो उन लोगों को मार देती है, जिससे पता चलता है कि वो भी कराल से नफरत करती है। जेला स्कॉटी से कहती है कि वो उसकी मदद करे और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो स्कॉटी को एक स्पेसशिप में लेकर आती है, लेकिन स्कॉटी देखता है कि वो स्पेसशिप तो उन्हीं का था। वो 100 साल पहले स्पेस में खो गया था। यूहूरा भी किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करती है और इसी दौरान उसे पता चलता है कि कराल को उनके बारे में सब कुछ पता है। सब कुछ मतलब सब कुछ। और ये कोई अचानक से हुआ हमला नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। कराल उन्हें कहता है कि तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि उसका प्लान था कि वो सबसे पहले यॉर्कटाउन के लोगों को खत्म करेगा और उसी पर कब्जा करके वो बाकी प्लैनेट्स को अपना शिकार बनाएगा। कराल उसके सामने उनके 2 लोगों की उम्र सोख लेता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। दूसरी ओर जेम्स स्कॉटी के सिग्नल को फॉलो करते करते वहां पर लगाए गए एक जाल में फंस जाते हैं। वो जाल किसी और ने नहीं बल्कि जेला ने लगाया था। स्कॉटी उसे बताता है कि ये हमारे कैप्टन हैं, इसीलिए जेला उन्हें छोड़ देती है। जेम्स देखता है कि उसके पास वही शिप था जिसके बारे में उन्हें बचपन में पढ़ाया जाता था। जेला ने उस शिप को छुपाने के लिए इमेज रिफ्लेक्टर्स लगाए थे ताकि उसके ठीक होने तक कराल के लोग उसे पकड़ ना पाए। जब जेम्स को मैकॉय का मैसेज मिलता है तो वो उसे ट्रैक करने लगते हैं, पर कराल के सोल्जर्स ने उन्हें एक बार फिर से पकड़ लिया था। इससे पहले वो उन्हें मार देते, जेम्स उन्हें शिप में टेलीपोर्ट कर लेता है। स्पॉक्स की हालत कुछ ठीक नहीं थी और उसे इलाज की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसे बस अपने लोगों को बचाना था। उसने उहुरा को एक लॉकेट दिया था जो एक तरह का ट्रैकर था। उन्हें उनकी एग्जैक्ट लोकेशन तो पता चल गई थी, लेकिन इतने लोगों को वहां से निकालना इम्पॉसिबल था। जेला तो वहां पर जाने की बात से ही घबरा जाती है, क्योंकि कई साल पहले वो और उसके डैड वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसके डैड को मार दिया। स्कॉटी उसे समझाता है कि उसके बिना वो अंदर नहीं जा सकते और जो पिछली बार हुआ वो हम इस बार नहीं होने देंगे। दूसरी ओर कराल के लोग जेम्स को ढूंढ नहीं पाते और अब कराल के सब्र का बांध टूटने लगा था। वो गुस्से में पागल होकर उनके लोगों को मारने लगता है और मजबूरन उन्हें उस आर्टिफैक्ट को उसके हवाले करना पड़ता है, जो हमेशा से एक एलियन के सिर के पीछे था। उसके मिलते ही कराल अपने बायो वेपन को बनाना शुरू कर देता है, जो दिखने में ब्लैक लिक्विड जैसा था। वो किसी भी जिंदा चीज से टकराते ही उसे चंद पलों में डिस्ट्रॉय कर देता था। स्कॉटी कहता है कि हम एक साथ सिर्फ 20 लोगों को टेलीपोर्ट कर सकते हैं, इसीलिए हमें बहुत देर तक उनका ध्यान भटकाना होगा। जेम्स उनके इलाके में अपनी बाइक लेकर जाता है, जो इतना शोर करती थी कि उनका ध्यान भटकाने के लिए काफी है। मौके का फायदा उठाकर स्पॉक्स और मैकॉय सभी लोगों को वहां से टेलीपोर्ट करने लगते हैं। दूसरी ओर कराल उस वेपन को लेकर यॉर्कटाउन की ओर जाने लगता है। जेम्स देखता है कि अब सिर्फ वो और जेला ही बचे हुए थे, लेकिन वो तो कराल के आदमी से फाइट कर रही थी और उसमें बुरी तरह मार खा रही थी। जेम्स अपनी बाइक के साथ एक लंबी जंप लगाता है और जेला को अपने साथ टेलीपोर्ट कर लेता है। वो देखते हैं कि कराल यॉर्कटाउन को बर्बाद करने के लिए निकल चुका था और उनके 100 साल पुराने शिप की कोई गारंटी नहीं थी कि वो चलेगा कि नहीं, लेकिन रिस्क लेने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। वो अपने स्पेसशिप को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट होते ही वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन आखिर में वो उसे उड़ा ही देते हैं और जिस तरह उसे उड़ाते हैं वैसा सिर्फ फिल्मों में होता है। असल जिंदगी में तो उनके टुकड़े हो जाते हैं। वो उनका पीछा करते हैं, लेकिन उनके मधुमक्खियों जैसे झुंड को पार करके कराल तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। पर उन्हें समझ आता है कि उनका झुंड आपस में रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए बात करता है, मतलब उनका खुद का कम्युनिकेशन नेटवर्क है। अगर किसी तेज फ्रीक्वेंसी का साउंड बजाया गया तो वो उसे झेल नहीं पाएंगे और एक दूसरे से टकराने लगेंगे। अब इंसानों के लिए सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जिसे वो तेज आवाज में बजाते हैं, और वो होता है म्यूजिक। वो तेज आवाज में गाने बजाने लगते हैं और उनका ये आइडिया सच में काम करता है। उनके झुंड का आपस में कोऑर्डिनेशन टूट जाता है और वो सभी एक एक करके फटने लगते हैं और उनकी हजारों शिप्स न्यू ईयर में फटने वाले पटाखों की तरह लग रही थी। लेकिन उनमें से 3 शिप फिर भी यॉर्कटाउन में घुस गए थे, जिसमें से एक कराल की स्पेसशिप थी। अगर उन्हें नहीं रोका जाता तो कराल उनके आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में उस बायो वेपन को रिलीज कर देता और वहाँ के सभी लोग मारे जाते। जेम्स उनकी शिप का पीछा करता है, लेकिन तीनों को
एक साथ पकड़ पाना उनके लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि वहाँ की बिल्डिंग्स अजीबोगरीब तरह से बनाई गई थी। थोड़ी सी गलती और लोग मारे जाते। आखिर में जेम्स उन तीनों को किसी तरह एक साथ लाता है और उनके सामने अपनी स्पेसशिप को लाकर खड़ा कर देता है और वो तीनों पकड़े जाते हैं। जेम्स क्राल को अरेस्ट करने जाता है, लेकिन वो वहाँ से भाग गया था। uhura उसकी स्पेसशिप के लॉक्स देखती है और उसे पता चलता है कि क्राल कोई और नहीं बल्कि उस 100 साल पुरानी स्पेसशिप का कैप्टन था, यानी वो उन्हीं में से एक था। आप सोच रहे होंगे कि फिर वो सबको मारना क्यों चाहता है। दरअसल उनकी फेडरेशन पूरे यूनिवर्स में शांति बनाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ भी दोस्ती कर ली। अब क्योंकि क्राल एक सोल्जर था, इसीलिए उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर फेडरेशन ने उसे कैप्टन का पद दे दिया। लेकिन जब वो अपने लोगों के साथ अपने पहले मिशन पर गया तो कुछ खराबी के चलते वो उस प्लेनेट पर फंस गए और फेडरेशन ने उनकी वहाँ से निकलने में मदद नहीं की। अब इसका एग्जैक्ट रीजन क्या था वो तो शायद किसी को नहीं पता, लेकिन इसने क्राल के मन में नफरत भर दी और उसने फेडरेशन और सभी इंसानों को खत्म करने की ठान ली। वो यॉर्कटाउन के एटमॉस्फेयर डिपार्टमेंट में जा रहा था और हम देखते हैं कि उसका चेहरा फिर से इंसानों जैसा बनने लगा था। जेम्स उसका पीछा करता है और उसे समझाता है कि हम इंसान हैं, बदलना हमारी फितरत है, लेकिन किसी को बेवजह मारना इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन इतनी अच्छी स्पीच सुनने के बाद भी उसे अकल नहीं आती और वो उस वेपन को एक्टिवेट कर देता है। उस जगह की ग्रेविटी इतनी अजीब थी कि नीचे की तरफ छोड़कर वो हर जगह फैली हुई थी। लेकिन जेम्स की कई कोशिशों के बावजूद क्राल अपने प्लान में लगभग कामयाब हो गया था। अब जेम्स के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, उस वेपन को सीधा स्पेस में फेंकना। इसके लिए वो उनकी मेन एटमॉस्फेरिक चेम्बर को खोलने की कोशिश करता है। इसी बीच क्राल उसे मारने वाला था, लेकिन वो खुद उस बायो वेपन की चपेट में आ गया था और गेट खुलते ही वो स्पेस की ओर खींचा चला जाता है। जेम्स भी उसी ओर जा रहा था, लेकिन उसके बाहर निकलने से पहले स्पॉक्स उसे पकड़ लेता है और आखिर में हम देखते हैं कि वो वेपन क्राल को खत्म कर देता है और इस तरह इस बार भी फेडरेशन की जीत होती है। जेम्स की बहादुरी को देखते हुए उसके सीनियर्स उसे वाइस एडमिरल की पोस्ट देने को तैयार थे, लेकिन जेम्स उनके ऑफर को ठुकरा देता है, क्योंकि एडमिरल का काम होता है कुर्सी पर बैठे बैठे ऑर्डर्स देना। पर जेम्स इस तरह की जिंदगी नहीं चाहता था, उसके लिए जरूरी थे उसके लोग और उसका मिशन। आखिर में वो सब मिलकर जेम्स के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं और जेम्स भी पहली बार अपने बर्थडे पर खुश था। उनकी स्पेसशिप एक बार फिर से बनाई जाती है, एकदम नई जैसी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस मूवी का दूसरा पार्ट भी देखना चाहते हैं तो आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।